तो भाई केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे और हम लोगों ने एक लेक्चर कर लिया था केमिकल इक्विलिब्रियम पर। मैंने कहा था थोड़ा प्री रीड करने के लिए ना, एनसीईआरटी से रिलेशन बिटवीन केपी केसी प्री रीड करना है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना तो अपन सीखेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन से अभी। तो ये सब हमने कर लिया था। बेसिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिए थे थोड़े। रिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, फिर रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, डायनामिक नेचर क्या होता है, ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, रेट वर्सेस टाइम हमने बना लिए थे। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। दिस मस्ट बी द लास्ट हेडिंग दैट यू रोट, है ना, लास्ट हेडिंग ये लिखी थी सबने, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है भाई, तो अब हम यहां से लिख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर। तो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, मेरे साथ लिखते चलो, फिर इसको फ्रॉम एग्जांपल्स लिखना भी यूज करना सीखेंगे कि के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन कैसे आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन से निकालेंगे हम लोग। तो लिखो बेटा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू law of mass action, colon, rate at which a substance reacts is directly proportional to active mass of the substance. Active mass of the substance. Full stop. And active mass is equals to molar concentration bracket moles per liter। तो वैसे एग्जैक्टली इस तरीके से एक्टिव मास हर बार नहीं आता है, बट हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में हम लोग एक्टिव मास को रिप्लेस कर देंगे मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन यानी मोलारिटी से, और उसकी मदद से हम कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि हम थियोरेटिकली करेंगे, हम लोग एक्सपेरिमेंटली इस चीज को नहीं करेंगे। तो उसके नीचे लिखो, it is commonly represented in square brackets। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स HCl लिख देंगे, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स अमोनिया लिख देंगे इस तरीके से, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स H2। तो we'll read this as concentration of HCl, concentration of ammonia, concentration of H2। तो होता ये है कि एक्टिव मास इज समथिंग दैट इज नॉट थियोरेटिकली डिटरमाइंड, वो एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। बट हमारे कोर्स ऑफ स्टडी में या तुम्हारे लिए जो कोर्स ऑफ स्टडी है उसके अंदर हम एक्टिव मास को सब जगह किससे रिप्लेस करते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन से। तो हम आगे चल के जो भी टर्म यूज करेंगे हम एक्टिव मास नहीं यूज करेंगे, हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। इसको मैं एग्जांपल्स में भी करवाऊंगा। यहां तक लिखा सबने? अभी पहले तो के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन बनाते हैं अपन के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन कैसे बनेगा यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, फिर अपन एक्टिव मास और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन बता देंगे। बिल्कुल रामकृष्ण बेटा, बट अगेन सेइंग कि हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग एक्टिव मासेस ऑन पेपर कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग एक्टिव मास की जगह मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे, तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए। We'll read this as concentration of HCl, concentration of ammonia,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2, है ना? नहीं हर्ष बेटा, अभी क्लियर हो जाएगा, एक बार लिखो तो सही। तो कंसिडर अ जेनरिक रिएक्शन, कंसिडर अ जेनेरिक रिएक्शन, तो हम एक जनरल रिएक्शन लिख देते हैं वेरिएबल्स में, N1A प्लस N2B इन इक्विलिब्रियम विद N3C प्लस N4D। अब लॉ ऑफ मास एक्शन से हम क्या लिख सकते हैं, ये सुनना, व्हाट कैन वी राइट यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो हम लॉ ऑफ मास एक्शन से रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, और ये हमको लिखना सीखना है कि कैसे लिखेंगे। तो इसके नीचे हम लिखो, यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट फॉरवर्ड, जिसको हम आर सब्सक्रिप्ट एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना है ना, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना है तो आप क्या करोगे, उसका रेट प्रोपोर्शनल टू जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन, और उस कॉन्सेंट्रेशन की पावर उनका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जैसे आगे की रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ए रिएक्टेंट है और बी रिएक्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आप ये लिखोगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टेटमेंट जो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ये हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा है। दिस इज व्हाट यू आर राइटिंग यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन के रेट्स आर प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशंस टू द पावर देयर स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये एक एक्सप्रेशन हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा है। ऐसे ही एक एक्सप्रेशन हम बैकवर्ड यानी रिवर्स रिएक्शन के लिए भी लिखेंगे, तो इसको लिख देते हैं हम, रेट फॉरवर्ड इज concentration of A to the power N1 and concentration of B to the power N2. Similarly, rate backward, जिसको हम R सबस्क्रिप्ट B से रिप्रेजेंट करेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू। अब यहाँ पे किस किसी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे ये तुम बताओ। अगर उल्टी रिएक्शन की बात करनी है तो कौन कौन रिएक्टेंट हो गया, C और D, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C की पावर क्या लिखनी है भाई, N3, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D की पावर N4। ये तो आपकी रेट्स हो गई। अच्छा, अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी हटा के क्या लगाना पड़ता है, कांस्टेंट। देयरफॉर रेट फॉरवर्ड इज k forward into concentration of A to the power N1 and B to the power N2 and rate backward। फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, उसको हम kb कह देते हैं। kb is concentration of C to the power N3 और D to the power N4। तो हमने रेट फॉरवर्ड लिख दी, रेट बैकवर्ड लिख दी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर रेट्स क्या होती थी बच्चों, एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती थी, रेट्स इक्वल होती थी। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस रेट फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट बैकवर्ड, which implies k forward into concentration of A at equilibrium की power n1, B at equilibrium to the power n2 is equal to kb concentration of C at equilibrium to the power n3 and concentration of D at equilibrium to the power n4। ये हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन से लिख दिया, और यहां से हम अपना के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन बनाएंगे। अब तो ये कॉन्सेंट्रेशंस को हम एक तरफ ले जाते हैं और जो कांस्टेंट्स उनको दूसरी तरफ ले आते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं तो हमको एक रेशो मिल जाता है, यू हैव के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी
to the power n3 d to the power n4 upon a to the power n1 and b to the power n2। ये आपको एक्सप्रेशन मिल गया और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दिस रेशियो which comes out to be constant is known as equilibrium constant। और ये हमको किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए डायरेक्टली यही लिखना होगा, यही हमको सीखना है, इसी का हम आगे यूज करेंगे। तो के इक्विलिब्रियम क्या है यहाँ पे वो हम लिख लेते हैं। के इक्विलिब्रियम इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। kf is known as rate constant for forward reaction। kb is known as rate constant for backward reaction। यहां तक लिखो। अब इसको अपन यूज करना सीखते हैं कि भाई इसको यूज कैसे करेंगे। के एफ के बी के इक्विलिब्रियम कैसे लिखेंगे। और इस चैप्टर में आगे पूरे चैप्टर में अपने को के इक्विलिब्रियम यानी के सी और के पी का यूज करते चलना है। लिखा यहां तक सब लोगों ने? कुछ ने लिख लिया, कुछ ने नहीं लिखा है। लिखो लिखो, आई एम वेटिंग, राइट इट डाउन। तब तक हम कुछ एग्जांपल्स लिखने की तैयारी कर लेते हैं नीचे। जैसे पहला एग्जांपल जिसका हमको एक्सप्रेशन लिखना है वो है ट्वाइस ऑफ NH3 gaseous in equilibrium with N2 gaseous plus 3H2 gaseous। हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। लिख लो लिख लो, राइट इट डाउन, आई एम वेटिंग, डोंट वरी। लिखा भाई? ठीक है, तो इसका आपको के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिखना है। ये जो रिएक्शन दी है, बस इसका के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन लिख दो। कैसे लिखेंगे? तो डायरेक्ट लिखना सीखना है अपने को, मतलब ये ही चीज अपने को डायरेक्ट आनी चाहिए। अपन सारे रेट के स्टेप्स नहीं लिखेंगे, उनको बार बार इक्वल भी नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे। तो के इक्विलिब्रियम फॉर दिस रिएक्शन मैं लिखूं स्क्रीन पे, तुम लोगों ने लिख लिया हो तो? नहीं लिखा? लिखो लिखो, जल्दी लिखो, मैं तब तक स्क्रीन पे लिख रहा हूं। तो भाई देखो, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है मुश्किल इसमें। आपको क्या करना है, देखो देखो इधर देखो। आपने रिएक्शन ली थी A प्लस बी गिविंग यू C प्लस डी। तो आप जब भी के इक्विलिब्रियम लिखोगे तो न्यूमरेटर में तो आएंगे आपके प्रोडक्ट्स और डिनोमिनेटर में आएंगे रिएक्टेंट्स। बस इतनी सी बात है। और पावर तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही रहना है। सिर्फ इतना ही करना और कुछ नहीं करना आपको। दिस इज ऑल दैट यू नीड टू डू। तो डायरेक्ट के इक्विलिब्रियम लिख देता हूं मैं इसका। सो दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 to the power 1, concentration of H2 to the power 3 upon concentration of NH3 to the power 2। बस बहुत सिंपल काम है। डेरिवेशन में हमको थोड़ा मेहनत लगती है, बट एक बार फाइनल फॉर्म लिखना आ गया तो डायरेक्टली लिख देते हैं, है ना। मैं एक दो एग्जांपल और करवाता हूँ तुमसे, के इक्विलिब्रियम लिखवाता हूँ, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर केसी पे आएंगे अपन के केसी कैसे लिखेंगे या केसी किसको कहेंगे अपन। सेकेंड रिएक्शन लिखो, PCl5 in equilibrium with PCl3 plus Cl2 all are gases। इसका के इक्विलिब्रियम लिखो जरा, कैसे लिखोगे? अब तो डायरेक्ट लिख पा रहे होंगे सब लोग।
नहीं नहीं, जब तक वैल्यू नहीं दी तब तक नहीं लिखना। अभी तो सिर्फ एक्सप्रेशन ही लिख रहे हैं ना सुजल बेटा। कॉन्सेंट्रेशन होगी तब डालेंगे, वैल्यू निकालेंगे, है ना। अभी तो सिर्फ एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो एक्सप्रेशन आएगा इसका PCl5 इन इक्विलिब्रियम विद Cl2, मतलब सॉरी PCl5 की नहीं, प्रोडक्ट में आएगा PCl3 इंटू PCl2 इंटू Cl2 अपॉन PCl5, ये आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक थर्ड लास्ट एग्जांपल और सिंपल सा कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल करते हैं अपन लोग। आपको दे रखा है N2O4 गैशियस इन इक्विलिब्रियम विथ 2NO2 गैशियस। इसका के इक्विलिब्रियम बताओ जरा, एक्सप्रेशन। तो दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4, यही आएगा एक्सप्रेशन भाई। ठीक है, एक्सप्रेशन लिखना अपन ने सीख लिया। तो मोस्टली अपने को ये एक्सप्रेशन का ही काम आएगा। के इक्विलिब्रियम जो है वो KF अपॉन KB के इक्वल भी होता है, तो इसका ज्यादा यूज नहीं आता, बट एक दो क्वेश्चन मैं तुमको इसके भी करवा देता हूं। ज्यादातर यूज अपने को आएगा इस चीज का, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज इक्वल होती है। के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू KF अपॉन KB, विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्ट, उनकी पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम और उनकी पावर, उनका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। चलो तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग बस KF KB का यूज करके, कि कैसे करेंगे। फिर अपन KC, जो अपना टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में KC KB मैंने कहा था, उस पे आते हैं, उसके क्वेश्चंस करेंगे। लिखो भाई क्वेश्चन। लिखो, फॉर अ रिएक्शन for a reaction लिख लो करण, लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी लिख लो, जल्दी कंप्लीट कर लो भाई, जिन लोगों का बच्चा है, फिर मैं आगे डिक्टेट करता हूँ। लिख लिया जिन लोगों का बचा था? करण, अक्षरा हो गया। तो लिखो, फॉर अ रिएक्शन, तुम्हें एक जनरल रिएक्शन दे दी है, A+2B इन इक्विलिब्रियम विथ 2C, comma, the rate constant for forward and backward reaction are, the rate constants for forward and backward reactions are 1 into 10 to the power minus 4 and 2.5 into 10 to the power minus 2 and 2.5 into 10 to the power minus 2 respectively. Full stop. The value of equilibrium constant for the reaction would be, the value of equilibrium constant for the reaction would be, ऑप्शंस दे देता हूं मैं तुम लोगों को। ऑप्शन ए 2.5 into 10 to the power minus 2, B 4 into 10 to the power minus 3, C 4 into 10 to the power minus 2, या फिर D 1 into 10 to the power minus 4। बहुत ही सिंपल है वैसे ये। आ गया सबका आंसर? काफी लोगों का आ गया है, कुछ ने कैलकुलेशन मिस्टेक की है। कौस्तुभ देख जरा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है तेरी। खुशी बेटा कुछ गड़बड़ हुआ है, देखो जरा।
तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, बस इतना ही करना है। सब दे रखा है क्वेश्चन में, यही करना है ना। हाँ क्लास, बताओ बताओ। हाँ तो दिस इज के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड। इफ यू सॉल्व दिस तो ये आएगा तुम्हारे पास 10/2.5 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻²। इसको सॉल्व कर दोगे तो 4 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये, बस ये बताने को कि के इक्विलिब्रियम कैसे लिखा जाता है यूजिंग के एफ एंड के बी, बस और कुछ नहीं। क्लियर है। कॉन्सेंट्रेशंस के सिवा रेट कॉन्स्टेंट्स दिए हो तो उससे भी के इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, बट ऐसा कम दिया जाएगा, मोर और लेस तुमसे कॉन्सेंट्रेशंस पर ही काम करवाया जाएगा इस चैप्टर में। बहुत बहुत सिंपल सा सवाल था, और ये आई गेस सबने कर लिया होगा। कर लिया था। ठीक है, तो अब दो टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स पढ़ने हैं। नहीं नहीं हर्ष, कैसी बात कर रहा है। रेट बैकवर्ड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं कहते हैं। हाँ भाई, तो हमको दो टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ने हैं, अब के सी और के पी। तो होगा क्या कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में तो हम उसको के सी कहेंगे, और जब हम पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने में तो हम उसको के पी कहेंगे। तो हमने अलग अलग नाम दे दिए। कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे तो के सी, पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे तो के पी। और इसमें एक नोट भी लिखेंगे हम। तो पहले तो तुम लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इनमें रिलेशन भी निकालना है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। देखी भाई किसी ने, मैंने बोला था प्री रीड करके आना। देखी है, गुड गुड गुड। तो टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, किस किस टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम यूज करते हैं। तो दो टाइप के हमारे पास जो हमारे ज्यादा काम आते हैं। तो इसमें लिखो नंबर 1 के सी in bracket equilibrium constant in terms of concentration. Equilibrium constant in terms of concentration, उसमें लिखो when concentration of reactants and products are used, when concentration of reactants and products are used in the expression of K equilibrium, we write it as K subscript C. We write it as K subscript C, K equilibrium. और इसमें नोट क्या लिखना है अपने को, उसके बाद मैं एग्जांपल करवाता हूं तुमको केसी पर। पहले नोट लिख लें। नोट, इन एक्सप्रेशन ऑफ केसी comma concentration of gases and of species in solutions are
written, full stop. In case of pure solids or pure liquids, their concentration terms are replaced by unity in bracket 1. तो गैसेस की हम कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, जो चीजें सॉल्यूशन में होंगी या मिक्स्ड होंगी, सॉल्यूशन के अंदर होंगी, उनकी कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। प्योर सॉलिड्स अगर हैं और प्योर लिक्विड्स अगर हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमेशा हम 1 रखते हैं। तो सिर्फ इतनी सी बात नोट करके याद रखनी है कि प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन हम हमेशा 1 यूज करते हैं। इसको हम एग्जाम्पल पे अप्लाई करके देख लेते हैं कि भाई इस पॉइंट के साथ कैसे केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे। एग्जाम्पल, तो H2 gaseous plus I2 gaseous in equilibrium with 2HI gaseous, इसका केसी लिखो एक तो, और एक दूसरा रिएक्शन और दे रहा हूं मैं, CaCO3 solid in equilibrium with CaO solid plus CO2 गैस, इसके लिए भी केसी का एक्सप्रेशन लिखना है। इन दोनों के लिए केसी का एक्सप्रेशन लिखो, क्या आएगा। पहला तो बहुत ही सिंपल है, अभी थोड़ी देर पहले के इक्विलिब्रियम लिखे थे वैसे ही लिखना है। लिख लिए कि सबने? तो मैं आंसर लिख दूं स्क्रीन पे। हर्ष बेटा, एच आई का स्क्वायर भी तो आएगा ना? हाँ हाँ रामकृष्ण बेटा, तो केसी जो आएगा वो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, है ना? तो अभी तक जैसे लिख रहे थे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड वाले में जो नोट है उसका यूज होगा, तो क्या आएगा प्रोडक्ट में, क्या लिखेंगे भाई? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, अकेली CO2 की कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे, और CaO तो प्योर सॉलिड, उसकी जगह क्या रखेंगे हम? 1। अच्छा, CaCO3 की जगह भी क्या रखेंगे? 1। तो बस इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन बन के आएगा इस इक्विलिब्रियम का, है ना? तो इतनी छोटी सी बात है कि याद रखनी कि प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की कॉन्सेंट्रेशन को हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे हमेशा ही। इस पर मैं एक क्वेश्चन और देता हूं तुमको, अभी तक जो कुछ सीखा हमने उसकी मदद से। लिखा? तो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन, 2 moles of H2 and 2 moles of I2। अरे अभी बचा लिखने का, जल्दी लिखो। 2 moles of H2 and 2 moles of I2 are taken in a 1 liter closed container, comma, both H2 and I2 react to form HI and establish an equilibrium as follows. So you have H2 gaseous
plus I2 gaseous in equilibrium with 2HI gaseous. Then find the value of Kc for this equilibrium if concentration of H2 was found to be 1 molar at equilibrium conditions. अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे H2 की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर मिलती है तो इस बार तुमको वैल्यू बतानी है, लेकिन एक्सप्रेशन तो लिखना तुम्हें आ गया, अब यहाँ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी और उन वैल्यूज को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों इक्विलिब्रियम लिखो, ये चीज जो अब हम यहाँ पे करेंगे, जो हमने थोड़ा बहुत मोल कॉन्सेप्ट में यूज किया था इस लिखने के तरीके को, इसको हम इस पूरे चैप्टर में आगे यूज करते रहेंगे। क्वेश्चन लिखा सब लोगों ने? तो मैं स्क्रॉल कर दूं, फिर वापस कोई मुझे बुलाएगा तो नहीं कि सर नहीं वापस स्क्रॉल करो। मोलर है बेटा, MOLAR, मोलर, कैपिटल M लिखा है ना। देखो अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे करना है, थोड़ा हिंट देता हूँ, बाकी सोल्यूशन आप करना। तो आपको रिएक्शन दी H2 गैसियस प्लस I2 गैसियस इन इक्विलिब्रियम विथ 2HI गैसियस। अच्छा, T इक्वल टू 0 पर क्या H2 की कॉन्सेंट्रेशन बता सकते हैं सब लोग? क्या लिखेंगे हम? T इक्वल टू 0 मतलब शुरुआत में तो डेटा दे रखा है, देखो मोल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखी है, क्या कॉन्सेंट्रेशन आएगी? 2 मोलर आ जाएगी, सही बात है ना, 2 मोल पर लीटर आएगी। देखो 2 मोल H2 1 लीटर कंटेनर के अंदर, तो आई H2 की कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर लिख दी। अच्छा, I2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या लिखेंगे? I2 की भी 2 मोलर, और शुरुआत में तुम्हारे पास HI था क्या? जब रिएक्शन शुरुआत करी थी तो HI था क्या तुम्हारे पास? नहीं था, तो HI अपने पास कुछ भी नहीं है, 0 है, तो ये अपनी कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, अब T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे ये बताओ, इक्विलिब्रियम लाने के लिए रिएक्शन कहाँ गई होगी? फॉरवर्ड गई होगी कि पीछे आई होगी? कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी ना, जब HI बनेगा तब तो इक्विलिब्रियम आएगा, बिना HI के तो इक्विलिब्रियम आ ही नहीं सकता। तो अब हमको मान लो नहीं पता कितनी गई आगे, है ना, तो हम मान लेते हैं कि सर X मोलर H2 खत्म हो गया, लिख सकते हैं ना इसको, 2 माइनस X मोलर। तो H2 अगर X खत्म होता है तो I2 कितना खत्म होगा? X ही खत्म होगा। तो अगर H2X खत्म हो गया तो I2 भी X खत्म होगा, तो दिस इज 2 माइनस X मोलर। ठीक है, HI कितना बनेगा X के टर्म्स में? अगर H2X रिएक्ट करता है तो HI कितना बनता है? उसका डबल बनता है या नहीं बनता है? नहीं नहीं, रुको रुको रुको, एक H2 खत्म होने पर एक I2 खत्म होता है, और HI कितने बनते हैं? 2। ऐसे ही है ना भाई, ये एक खत्म होता है तो ये 2 बनते हैं, तो अगर ये X खत्म होगा तो ये कितना बनेगा? 2X बनेगा ना, X कंज्यूम हुआ तो ये बनेगा 2X। जितना रिएक्ट करता है उसी के हिसाब से बताते हैं ना, बचा हुआ थोड़ी। 2 माइनस एक्स तो लेफ्ट है जो बच गया है, रिएक्ट तो X ही किया है ना, तो ये बनेगा
2x मोलर। अच्छा, अब मैं केसी लिखना चाहूं तो एक्स के टर्म्स में तो आ जाएगा मेरे को केसी का वैल्यू, लेकिन क्या मैं कहीं से क्या मैं कहीं से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ? क्वेश्चन में कुछ और डेटा भी दिया हुआ है है ना? दिया है ना, किसकी वैल्यू दी हुई है ये? H2 की वैल्यू दी है ना इक्विलिब्रियम पे। तो सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 एट इक्विलिब्रियम इज 2 माइनस इज एक्स इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 1। देर फोर एक्स कितना हो गया? 1 हो गया। तो अगर कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम पे लिखनी हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? ये 1 मोलर, ये तो दे ही रखा था। एच आई कितना हो जाएगा? 1 मोलर, सॉरी I2 1 मोलर, और एच आई कितना हो जाएगा? 2 मोलर। लिख सकते हैं। और एक बार इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो अब केसी तो बता ही सकते हैं अपन। बता सकते हैं ना? तो करो कैलकुलेट। यूनिट के साथ बताना है आंसर। राम कृष्ण, क्या नहीं समझ में आया बेटा? एक्स की वैल्यू निकाल ली बस, ऊपर जो वैल्यू दे रही उनमें 2 माइनस एक्स मैक्स की वैल्यू रख दे और 2x मैक्स की वैल्यू रख दे तो आ जाएगा। अरे गड़बड़ कर रहे यूनिट में कुछ लोग। तो देर फोर के सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आई का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2। तो ये 2 मोलर का स्क्वायर अपॉन 1 मोलर इंटू 1 मोलर। तो ये 4 मोलर स्क्वायर अपॉन 1 मोलर स्क्वायर। तो ये मोलर स्क्वायर से तो मोलर स्क्वायर कट गया। तो केसी की वैल्यू कितनी आई? सिर्फ ओनली 4 विदाउट यूनिट्स। यही आई ना? सिर्फ और सिर्फ 4 बिना यूनिट्स के। हाँ या ना? ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और इसी मेथड का करवा रहा हूं। इस बार आपको खुद लिखना है, सब कुछ करेंगे सब, और इस बार यूनिट भी खुद लिखेंगे। ठीक है, चलो तो लिखते हैं एक क्वेश्चन और। ये नोट कर लिया सबने? इस बार केसी की यूनिट कुछ भी नहीं है, दिस इज यूनिटलेस इन दिस केस। नेक्स्ट क्वेश्चन। करण का बचा, जल्दी लिख करण। डन, लिखो क्वेश्चन। कंसिडर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन N2O4 gaseous in equilibrium with 2NO2 gaseous if initially 4 moles of N2O4 were taken in a 1 liter vessel, in a 1 liter closed vessel
comma, and then the equilibrium was established such that the concentration of NO2 at equilibrium conditions was found to be was found to be 2 molar. Then find the value of Kc for the equilibrium रिएक्शन। तो इस केस में Kc की वैल्यू क्या आएगी यूनिट के साथ बताना है। क्वेश्चन लिख लिया सबने? ठीक है, करो, सॉल्व करो। मैं तब तक कुछ चीजें स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, चेक करते रहना तुम लोग सही डायरेक्शन में हो या नहीं। अभी तक तो शायद किसी का भी सही नहीं आया। चेक करो जरा स्क्रीन पर बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या निकाली तुमने? अभी तक तो एग्जैक्टली करेक्ट तो किसी का भी नहीं दिख रहा। अब नीचे आ गया हो तो पता लगे। हाँ, परिना का ठीक है, प्रगति का ठीक है, श्रेया का ठीक है, रामकृष्ण ठीक है। अब लोगों के सही आंसर आने लगे हैं। चयन, अक्षरा थोड़ा गड़बड़ है बेटा। निखिल ठीक है, गौरी ठीक है, सारा सही है, वेदिका गुड, आदित्य तूने थोड़ी गड़बड़ करी है, समृद्धि सही है। तो भाई केसी जो है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 एट इक्विलिब्रियम का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O4 एट इक्विलिब्रियम। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3। अच्छा, यूनिट्स के साथ रखते हैं तो यूनिट्स भी आ जाएंगी। तो 2 मोलर स्क्वायर अपॉन 3 मोलर, तो दिस कम्स आउट टू बी 2/3 मोल्स पर लीटर। यही आया आंसर। तो
यूनिट ऑफ केसी क्या फिक्स्ड है क्या? क्या केसी की यूनिट फिक्स्ड रहेगी क्या? हाँ सॉरी, 4/3 लिखने में गड़बड़ हो गई। 4/3 है, 2 का स्क्वायर है। हाँ 4/3। हाँ हाँ 4/3 बोला था, लेख 2/3 दिया, सुनो तो सही। हर्ष कैसी बातें कर रहा है, एनोटो की पावर 2 क्यों लिखी? इतनी देर से तो लिख रहे हैं अपन केसी के एक्सप्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या आती है, उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या नहीं लिखी? हाँ, तो मैं केसी की यूनिट पूछ रहा था भाई। कॉन्सेंट के एनोटो की पावर 2 क्यों नहीं लिखी एक्स निकालते समय? बेटा कैसी बात कर रहा है, एक्स निकालते समय पावर कहाँ लिखूं मैं? ये तो कॉन्सेंट्रेशन लिख रहा हूं ना। इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में पावर आती है। ये तो स्टोइशियोमेट्री से लिखा है कि भाई ये एक खत्म होने पे दो बनता है, तो एक्स खत्म होने पे 2x बनेगा। इसमें पावर कहाँ से लाए हैं? ठीक है, चलो भाई। तो एक्स स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। एक्स हमको नहीं पता होता ना कि रिएक्शन, देखो सुनो सब लोग, जिन जिनको भी डाउट है, भाई आपने रिएक्शन शुरू की 4 मोलर लेके, आपको नहीं पता कि इक्विलिब्रियम पे जाने पे ये आगे कितना गया, कितना रिएक्ट कर गया, आपको नहीं पता ना। तो आपने मान लिया कि भाई ये एक्स मोलर रिएक्ट कर जाता है। अब आपको ये पता है कि इसका 1 मोल खत्म होने पर इसके 2 मोल बनते हैं। तो अगर इसका एक्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन खत्म हुआ होगा तो इसका 2x बना होगा। तो ये कितने से कितना बनता है, ये तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में भी सीखा था ना। तो तब से पढ़ते आ रहे हैं, रिवाइज करो इस बात को बच्चों, ये यूज करना पड़ेगा इस चैप्टर में बार बार। हाँ ये सीखा था भाई। चलो, तो मैं दूसरी बात कर रहा था, मैं यूनिट्स की बात कर रहा था, तो लोग मुझे जवाब दे रहे थे कि कॉन्सेंट केसी की जो यूनिट्स हैं वो फिक्स्ड नहीं है, दोज डिपेंड ऑन दी रिएक्शन इक्विलिब्रियम, है ना। पिछले केस में केसी की यूनिट कुछ आई नहीं थी, यूनिटलेस आया था। इस केस में आ गई मोल्स पर लीटर। तो केसी की यूनिट जो है वो इस पर डिपेंड करेगी कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन के स्टोइचोमेट्रिक टर्म्स क्या हैं, उसकी मदद से केसी की यूनिट अलग अलग आएगी। सही बात है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है तो हम केपी पे आगे आ जाएं, केपी पढ़ें। ठीक है, और ये एक्स वाला मेथड की प्रैक्टिस करो भाई, रिवाइज करो, मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था अपन ने। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन लिखने का तरीका था केसी। ठीक है, केसी द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ओके आदित्य। तो अब सेकंड लिखना है केपी, जो सेकंड टाइप का एक्सप्रेशन है, केपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसमें लिखो, when partial pressure of reactants and products are used to write the expression of K equilibrium, comma, we write it as Kp. Example, example,
O3 gaseous, या twice of O3 gaseous in equilibrium with thrice of O2 gaseous। इसका केपी अगर हमको लिखना है तो अब हम कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख सकते हो, कर्व ब्रैकेट मतलब नॉर्मल ब्रैकेट्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पार्शियल प्रेशर आप डायरेक्टली लिख ही रहे हो P। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर 3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O3 की पावर 2। सही है, ऐसे ही लिखेंगे, है ना। एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं, 2Cl गैशियस इन इक्विलिब्रियम विद Cl2 गैशियस। तो इसका केपी का एक्सप्रेशन कैसा आएगा भाई? पार्शियल प्रेशर क्या होता है? किसी बात कर रहे हो तुम लोगों ने? अच्छा, तुम लोगों ने गैशियस स्टेट नहीं पढ़ा होगा ना पहले, ज्यादा डिटेल में, थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा। पीवी इक्वल टू एनआरटी पढ़ा होगा बस। हम्म। ठीक है, सिखाएंगे, पार्शियल प्रेशर भी सिखाएंगे। किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है वो सिर्फ उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर अगर लिखें तो उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। तो फिर केपी की सी में रिलेशन कैसे निकालोगे यार तुम? पीवी इक्वल टू एनआरटी नहीं पढ़ा होगा तो। पीवी आइडियल गैस इक्वेशन किस किस को पता है? चलो ठीक है, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, चलो ठीक है, मैं बता दूंगा, चिंता मत करो। बीच में थोड़ा सा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लिख लेंगे, मैं सिखा दूंगा, क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ेगी अपने को इस चैप्टर में। तो कोई बात नहीं, करेंगे इसको। सिखा दूंगा, मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो। तब तक पार्शियल प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे हूं मैं सिखा दूंगा, दैट आई टीच, डोंट वरी। तो इसको लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl का होल स्क्वायर। इसी तरीके से लिखेंगे एक्सप्रेशन को। ठीक है, इसके बाद हमको केपी और केसी में रिलेशन चाहिए, और मुझे तुमको उसके लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी थोड़ा बताना पड़ेगा। चलो बताते हैं। काम करो, क्वेश्चन लिखो, इसमें मैं समझाऊंगा तुमको पी क्या है, एन क्या है, आर क्या है, वो सब मैं लिखवा दूंगा पीवी इक्वल टू एनआरटी में, और उसको यूज भी कर लेंगे हम। हम्म, लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। हर्ष कैसी बातें कर रहा है? नहीं नहीं, ये कुछ कुछ ऐसे रैंडम से सवाल पूछ लेते हैं लोग यार, तो गड़बड़ हो जाती है कि क्या पूछ लिया ये। नहीं, मुझे लगा कि तुमने गैस स्टेट थोड़ा बहुत तो पढ़ा हुआ होगा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ, लिखो पहले सवाल लिखो, मैं बता रहा हूँ, लिखो 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 लिखो। फाइंड द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी between Kp and Kc for the generic reaction for the generic reaction
N1A plus N2B in equilibrium with N3C plus N4D, considering, और स्क्रीन से लिख लेना, considering ideal gas behavior। तो ये लिखो, इस क्वेश्चन में ही मैं तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन बता देता हूँ कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, उसको यूज कैसे करेंगे, और उसमें अलग अलग टर्म्स के मीनिंग्स क्या होते हैं। यहां तक लिखा सब लोगों ने? लिख लिया? चलो, तो अपन इसको यूज करना सीखते हैं और आइडियल गैस इक्वेशन को भी थोड़ा सा समझते हैं। आइडियल गैस बिहेवियर मतलब जहां हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं गैसेस, गैसेस में, उसको आइडियल गैस बिहेवियर कहते हैं। देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो केपी और केसी में रिलेशन चाहिए, तो अपन केपी और केसी का एक्सप्रेशन तो लिख ही सकते हैं, भले ही आइडियल गैस इक्वेशन आती हो ना आती हो, एक्सप्रेशन तो लिख सकते हैं। तो एक्सप्रेशन लिखते हैं अपन, है ना, केपी और केसी का। तो के सी इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर n3 d to the power n4 अपॉन concentration of a to the power n1 और b to the power n2। ये तो केसी है। और केपी में हम यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर n3 और पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर n4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर n1 और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर n2। है ना, ये एक्सप्रेशन तो अपन लिख सकते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना अपन ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब इसके नीचे तुम डिटेल में थोड़ा सा ये लिख लो कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले तो आइडियल गैस इक्वेशन, तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये तो इक्वेशन होती है। अब इसमें अलग अलग टर्म्स की मीनिंग क्या होते हैं। पी इज प्रेशर और पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, वी इज वॉल्यूम ऑफ द गैस। गैस बेसिकली उसके जो वॉल्यूम होती है वो जिस कंटेनर में होती है उसी के बराबर होती है। यही होती है ना, गैस को जिस भी कंटेनर में रख दो सारी वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई कर लेती है, हाँ या ना। तो इसको आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर भी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जिसके अंदर भी आपने गैस को रखा हुआ है। ठीक है। टी को हम कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहने का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? बेसिकली केल्विन स्केल पता है ना, टेम्परेचर की सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल अलग अलग स्केल्स होती हैं। तो केल्विन स्केल पे जो टेम्परेचर होता है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो कहीं भी अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखा है इसका मतलब टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, दैट इज टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। एन हो गए तुम्हारे मोल्स ऑफ गैस, अब बचता है आर। हाँ, केल्विन इज दी ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल। तो आर इज नोन एज गैस कांस्टेंट
इसकी 3 वैल्यूज होती हैं। वैसे तो अभी आगे चल के अपन गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तो ये तुमको काफी डिटेल में इसके न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, बट अभी इतना बेसिक तो आना चाहिए कि पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, जिसमें पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है, टी टेम्परेचर केल्विन में होता है, ये याद रखने जरूरी है। और सेल्सियस के लिए तो टेम्परेचर अगर लिखा है तो फिर वो किसी भी यूनिट में हो सकता है। अगर सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में टेम्परेचर को एब्सोल्यूट टेम्परेचर वर्ड दिया हुआ है, बाकी तो फिर यूनिट्स के साथ लिखते हैं। तो गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू, 3 वैल्यूज हमको याद रखनी है जो यूनिट पे डिपेंडेंट होती है, किस यूनिट में आंसर चाहिए। जैसे 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन, इसको हम अप्रोक्सीमेटली कभी कैलकुलेशन आसान करने के लिए 25/3 यूज कर लेंगे। अगर कैलोरीज में चाहिए तो ये आ जाता है 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो वैसे तो इस चैप्टर में कैलकुलेशन की जरूरत कम पड़ेगी, एक्सप्रेशन का ही यूज होगा जनरली, पीवी इक्वल टू एनआरटी का, बट हम लिख रहे हैं तो सारी डिटेल एक साथ लिखी होनी चाहिए। और अगर प्रेशर को एसआई यूनिट में ना लेकर एटीएम में ले लिया जाए और वॉल्यूम को भी लीटर में ले लिया जाए तो 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, इसको हम अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन में 1/12 ले सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशंस क्या है, हम लोगों को जब एक्चुअली कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे आगे तो ये हमारे कैलकुलेशन आसान करते हैं डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को, इसलिए हमने इनको अप्रोक्सीमेट इस तरीके से कर रखा है कि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इस रेशो के बराबर आ जाती है। यहां तक लिखा सबने? लिखो लिखो जल्दी लिखो। लिख लो जल्दी। सबने लिख लिया? ठीक है, तो अब अपने को केपी केसी में रिलेशन चाहिए, तो हम अब आइडियल गैस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। तो सिंस पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू N/V इंटू आर टी लिख सकते हैं भाई। प्रेशर को N अपॉन वी दूसरी तरफ ले गए और अपॉन आर टी लिख दिया। मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन होता है या मोलारिटी होती है? तो बेसिकली पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, किसी एक गैस का प्रेशर लिखना है तो दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस ए इंटू आर टी हो जाएगा। तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी। तो सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, किसी भी गैस के लिए अगर लिखना पड़े तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी, है ना? इस तरीके से लिख सकते हैं हम सबके लिए। तो देयरफॉर जो हमारा केपी का एक्सप्रेशन था which was partial pressure of C to the power n3 into partial pressure of D to the power n4 upon partial pressure of A to the power n1 और partial pressure of B to the power n2 को हम लिख सकते हैं concentration of C into RT की पावर n3 concentration of D into RT की पावर n4 upon concentration of A into RT की पावर n1 और B इंटू आर टी की पावर N2।
ठीक है, हमने बस वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहां से हमको मिला कि के पी, इसमें सब आर टी की पावर n3, आर टी की पावर n4, आर टी की पावर n1, आर टी की पावर n2 कॉमन निकाल लें। भाई ये आर टी, आर टी, आर टी और आर टी सब जगह से कॉमन आ जाएगा ना। तो इसको हम लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर n3, डी टू द पावर n4, ए टू द पावर n, बी टू द पावर n2, आर टी टू द पावर n3 प्लस n4 अपॉन आर टी n1 प्लस n2। और ये टर्म क्या था अपना, ये जो टर्म था ये क्या था, कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो क्या लिखते थे हम, के सी। तो यहां से अपने को रिलेशन बन के आ गई कि के पी इज इक्वल्स टू के सी इन टू आर टी की पावर, इसको लिखेंगे हम डेल्टा एन जी। तो गैसेस के जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स है उनका डिफरेंस है बेसिकली, वेयर डेल्टा एन जी इज n3 प्लस n4 माइनस n1 प्लस n2। दिस इज stoichiometric coefficients of gaseous products और n1 n2 हो जाएगा gaseous stoichiometric coefficients of gaseous reactants। तो फाइनली हमने Kp और Kc का रिलेशन बना लिया है ना। दिस इज अ रिलेशन ऑफ Kp एंड Kc। ये एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेना। और पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, ये इक्वेशन गैसियस स्टेट में, स्टेट्स ऑफ मैटर में दी हुई है। अगर आप चाहो तो वहां जाके इसको देख सकते हो। तो एक ये चीज काम आएगी, एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर काम आएगी। ये भी मैं आपको लिखवा दूंगा इस चैप्टर में आगे जब यूज आएगी, बट अगर चाहो तो प्री रीड कर सकते हैं, इट्स नॉट टू टफ। लिख लिया सबने? ज्यादातर लोगों ने लिख लिया है, एक दो लोगों का बचा हुआ है। करो करो जल्दी कंप्लीट कर लो। वैल्यूज ऑफ आर, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये लिख लें सब लोग, मैं दिखा देता हूँ वैल्यूज ऑफ आर क्या क्या है। लिख लिया? मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दूं? अरे जल्दी करो जल्दी करो, गिरजा बेटा लिख लो जल्दी। मैं एक सेकेंड ऊपर आर की वैल्यूज दिखा देता हूँ, ये लो जल्दी से देख लो आर की वैल्यूज क्या क्या है। दीज आर योर वैल्यूज फॉर आर। ठीक है, परिना बेटा वापस स्क्रॉल कर दें। हम्म, तो भाई ये केपी केसी का रिलेशन था, लिख लिया सबने? एक एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं रिलेशन लिखने का, सिंपल सा छोटा सा जल्दी से एग्जाम्पल। टू NH3 gaseous in equilibrium with N2 gaseous प्लस 3H2 gaseous, इसका डेल्टा एन जी बताना जरा क्या है। सुजल बेटा कैसी बातें कर रहा है तू, अब एन बाई मतलब मोल्स बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता तो क्या होता है, और ये अब कहाँ से याद आ रहा है।
डेल्टा एन जी 2 आएगा, है ना? ये बात समझ में आती है सबको? 1 + 3 - 2, डेल्टा एन जी 2 आएगा बस। ये आ गया तो डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं। देयरफॉर Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT⁻²। ठीक है, बाकी फिर और क्वेश्चंस कर लेंगे, बट एक्सप्रेशन डायरेक्टली ऐसे ही आ जाएगा, है ना? एक और एग्जांपल बस, है ना? एक और एग्जांपल करते हैं। चलो मान लो सॉलिड आ गए तो डेल्टा एन जी कैसे लिखेंगे? तो NH4HS सॉलिड in equilibrium with NH3 gaseous प्लस H2S gaseous, यहाँ डेल्टा एन जी क्या आएगा भाई? यहाँ भी 2 आएगा। सॉलिड्स को तो काउंट नहीं करना ना भाई, गैशियस प्रोडक्ट और गैशियस रिएक्टेंट चाहिए, तो डेल्टा एन जी इसका भी 2 आएगा। ठीक है, 1 + 1 माइनस, यहां तो कुछ है ही नहीं, तो 1 + 1 - 0, तो 2 आएगा। तो इसका भी रिलेशन यही आ जाएगा, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT का स्क्वायर। ठीक है, लिखा यहां तक? अब इसके आगे जो अपने को पढ़ना है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो मैं यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, मतलब अभी राइट इस लेक्चर में नहीं करवा रहा हूँ, वो अपन इसके बाद करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? आदित्य बेटा ऐसा नहीं, अपन क्या करेंगे, एक को नहीं, सॉलिड्स और लिक्विड्स को काउंट नहीं करेंगे डेल्टा एन जी लिखने में। जी उसका सबस्क्रिप्ट लिखा ही इसलिए क्योंकि सिर्फ गैसेस को कंसिडर करना है डेल्टा लिखने में। जब गैसेस के सिवा दूसरी चीजों को लिखना होगा तो फिर उसको सिर्फ डेल्टा एन लिखेंगे, डेल्टा एन जी नहीं लिखेंगे। ठीक है, जी सब्सक्रिप्ट ही अपन ने इसलिए लगाया क्योंकि सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो आज इतना पढ़ाता हूँ, काफी पढ़ा दिया वैसे मैंने आज, काफी कुछ लिख लिया होगा तुमने, इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना, है ना? तो इनको रिवाइज कर लो। होमवर्क ये रहेगा कि तुम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है उनको स्टडी कर सकते हो और रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ सकते हो। हालांकि रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ सकते हो। प्रॉपर्टीज कैसी कि दो रिएक्शंस को अगर ऐड करते हैं तो उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स का क्या होता है, जब नई रिएक्शन बनती है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं, या दो रिएक्शंस को सब्सट्रैक्ट करके नया रिएक्शन बना रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नई रिएक्शन का कैसे लिख सकते हैं, इस टाइप की चीजें। बाकी रिएक्शन क्वेश्चन रीड कर लेना, ये सब फिर मैं आपको अगले लेक्चर में कराता हूँ। ठीक है, ऑलराइट। चलो, मजा आया? बढ़िया है। ठीक है, तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अपन अगली लेक्चर में।